नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आप लोगों का फिज़िक्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। न केवल साइंस के स्टूडेंट्स का, आर्ट्स एंड कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स का, और भी कोई बच्चे जो पढ़ाई कर चुके हैं, 11th-12th कर चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि फ़िज़िक्स का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक आपने समझ लिया तो आगे हायर स्टडीज़ में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और कॉम्पिटिटिव लेवल में केवल बेसिक ही पूछा जाता है। 10th से लेकर 12th तक की फ़िज़िक्स ही पूछी जाती है। 10th से लेकर 12th तक की फ़िज़िक्स को आप अच्छे से कर लीजिए, आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगे रहना पड़ेगा, फ़ोन को साइड में रखना है, नींद को भी साइड में रखना है और पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत लगा के पढ़ना है। मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, लास्ट लेक्चर तक हमने न्यूक्लियस का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा, बेसिक इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जो जो टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड जो जो डेफिनेशंस हैं वो हमने पढ़ी। अब हम थोड़ा सा और हायर में जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि हमने जो जो बेसिक पढ़ा उससे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो जो टर्म्स आती है वो तो हमने पढ़ ली, लेकिन उस न्यूक्लियस के कारण और क्या क्या फिनोमिनाज हो सकते हैं और क्या क्या फिजिक्स लग सकती है, अब हमें डिटेल में उसको पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हमें करना है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नाम सुना है कहीं ये? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। क्या होती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा? बंधन है, इसका मतलब ये किसी न किसी को बांध के रख रहा है। किसको बांध के रख रहा है? सारे न्यूक्लियॉन्स को बांध के रख रहा है। कोई भी न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है। लास्ट लेक्चर में हमने उसका घनत्व निकाला था, कितना छोटा सा घनत्व आया था। तो जब इतना छोटा घनत्व है, इतना छोटा आयतन है, उस छोटे से आयतन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसमें से बाहर निकल जाए। कुछ ना कुछ ऐसा है जिस कारण से वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर बंधे हुए हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखने वाली ऊर्जा है, उसी को क्या कहा जाता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखने वाली जो ऊर्जा है उसको क्या कहा जाता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब अगर मुझे किसी भी न्यूक्लियस में से किसी प्रोटॉन को या किसी न्यूट्रॉन को निकालना है तो इस बंधन ऊर्जा के बराबर ही जब उसको ऊर्जा देंगे तो वो उसमें से निकल पाएगा, उससे कम ऊर्जा देंगे तो वो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब किसी नाभिक का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है। कोई भी न्यूक्लियस जब बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब बनता है तो उस केस में जो उसका मास डिफेक्ट है उसके इक्वल एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है। और वापस से अगर मुझे उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग करना है तो इतनी ही एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बांध के रखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, या न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसको क्या कहा जाता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है। इसका मान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से निकाला जाता है। आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन क्या होता है? E = mc²। पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? आइंस्टीन कौन था ये तो पता है ना आपको? फिजिक्स के हम ये कह सकते हैं कि जनक थे। इन्होंने बहुत सारे डेरिवेशन, बहुत सारे फिजिक्स की थ्योरीज दी है। तो आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है उससे हम जो एनर्जी निकलनी चाहिए, जो बंधन ऊर्जा है, उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन होता है E = mc²। हमने कहा मास कितना होगा? मास डिफेक्ट के इक्वल होगा, तो डेल m × c² कर देंगे। इतनी ऊर्जा ही किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, 1
प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के लिए जो एनर्जी होगी उसको क्या कहा जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहा जाएगा। न्यूक्लियन मतलब नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, बंधन ऊर्जा होगी, उसको क्या कहा जाएगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहा जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहा जाएगा। इसको निकालते कैसे हैं, हमारी टोटल बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था डेल एम सी स्क्वायर। अगर मैं इसको मास नंबर से डिवाइड कर देती हूँ, मास नंबर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो एक न्यूक्लियन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसको ऐसे बार लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी ऊपर बार लगा दिया इसका मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बता रहा है। जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 10 पेंसिल है, आपको एक बॉक्स की पूरी रेट दे दी गई है कि 50 रुपये का पूरा बॉक्स है। अब एक पेंसिल की रेट बताओ तो क्या करते हो, 50 डिवाइड बाय 10 कर देते हो तो 5 निकल गया। उसी तरह से हमारे पास पूरे न्यूक्लियस की टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, मैंने उसको न्यूक्लियन के नंबर से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल गया, एक न्यूक्लियन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कैलकुलेट हो गई। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी बन गई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस या मास नंबर। तो जो बंधन ऊर्जा होती है वो नाभिक का स्थायित्व बताती है। जितनी बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा नाभिक उतना ही स्थायी होगा, जितनी बंधन ऊर्जा का मान कम होगा नाभिक उतना ही अनस्टेबल होगा, टूटने की कंडीशन रखेगा। क्योंकि अगर किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा ज़्यादा है तो इसका मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे हुए वो ज़्यादा ऊर्जा के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं। अगर मुझे उनको अलग करना है, विखंडित करना है, तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितना स्टेबल है, जितनी ज़्यादा एनर्जी है, उतनी ही ज़्यादा फोर्स से बंधे हुए हैं। तो जितने ज़्यादा फोर्स से बंधे हुए हैं उतना ही स्टेबल है, उतना ही स्थायी है। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका जो स्थायित्व होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके लिए ग्राफ बनाया गया और एग्जाम के में ये ग्राफ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ, बंधन ऊर्जा वक्र, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर, बहुत सारे एलिमेंट्स लिए, अलग अलग मास नंबर के एलिमेंट्स लिए और उनके बीच में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर और उनके मास नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो ये इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। ये शेप दिख रहा है ना आपको, ये क्यों आया वो नहीं समझना है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, हमें सिर्फ इसकी स्टडी करनी है कि इस ग्राफ से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है। तो देखो ग्राफ के अंदर आपको पता चल रहा है 20 से ये 50 है हमारा, तो 50 से कम मतलब लगभग हम यहाँ पे 20 के करीब मान सकते हैं। ये 25 हुआ तो 25 से भी पहले जो 20 है, इनके लिए ये जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका मान बहुत ज़्यादा आ रहा है। आयरन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा मिल रही है और फिर उसके बाद देखो कम हो रही है। इसका मतलब जितना छोटा न्यूक्लियस होगा, जितना मास नंबर कम है उतना छोटा न्यूक्लियस है और जितना मास नंबर ज़्यादा है उतना न्यूक्लियस बड़ा है। तो जितना छोटा न्यूक्लियस होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस जितना बड़ा होता जाएगा, देखिए बड़ा होता जा रहा है, यहाँ पे 20 है, 50, 100, 150, 200, 250, तो न्यूक्लियस जितना बड़ा होता जाएगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किससे डिफाइन होती है, उसके मास नंबर से डिफाइन होती है और न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो बाइंडिंग एनर्जी से डिफाइन होती है। तो जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम होगी, बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम होगी न्यूक्लियस उतना ही अनस्टेबल होगा। आयरन अगर हम देखें तो पीक पे हमें आयरन मिल रहा है, तो आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। आयरन के नीचे वालों की भी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी कम होती है, आयरन से बड़े वालों की भी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कम होती है। आयरन को क्या माना गया, एक मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला एटम माना गया कि सबसे ज़्यादा स्थायित्व वाला जो एलिमेंट होता है वो आयरन होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इस ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन निकले उनको पॉइंट बाय पॉइंट समझना है। तो हम उसको समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, प्रत्येक नाभिक की बंधन ऊर्जा धनात्मक होती है,
नाभिक को विखंडित करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, यह नाभिकीय बल की आकर्षी प्रकृति को बताती है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पावर है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स है, वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षी बल होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो पॉजिटिव है। अगर बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव निकलती तो उसमें प्रतिकर्षी बल होता, तो वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के नहीं रखता। दूसरी चीज जो मिली, द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी बढ़ती है। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी, प्रति न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। द्रव्यमान संख्या 56 जो हमारा आयरन था, उसके लिए जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो मैक्सिमम है। ग्राफ में भी हमने बताया था, ये रहा, आयरन के लिए हमें मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी मिलती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 56 द्रव्यमान संख्या वाला जो एलिमेंट है वो नाभिक सबसे अधिक स्थायी एलिमेंट होता है। 56 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक के लिए भी ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन धीरे धीरे घटती जाती है। देखो 56 से कम के लिए भी ये डिक्रीज हो रही है। 56 पर आयरन है, ये मैक्सिमम स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, इससे कम वाले भी अनस्टेबल होंगे, इससे ज़्यादा वाले भी अनस्टेबल होंगे। नाभिकों का स्थायित्व कम होता जाता है 56 द्रव्यमान संख्या के अधिक वालों के लिए और कम वालों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। और हमें क्या पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर, द्रव्यमान संख्या 4, 12 और 16, 4, 12 और 16 वाले तत्वों के संगत ग्राफ में उच्चतम मान प्राप्त होता है। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कुछ जगहों पर अपन को ऐसे पीक्स मिल रही है, तो वो पीक्स किसके लिए मिल रही है, जिसकी द्रव्यमान संख्या 4 है, 12 है और 16 है। इनके पास वाले नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्या 4 है या जिसकी 12 है या 16 है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपैरेटिव टू दूसरे एलिमेंट्स के, ठीक है। मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या मतलब जिसका मास नंबर 30 से 170 के 30 से कम है और 170 से ज़्यादा है, उसके लिए बंधन ऊर्जा का मान मोस्टली कांस्टेंट रहता है, चाहे उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है या कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बहुत भारी अथवा हल्के नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान जो बीच वाले एलिमेंट्स है उससे कम होता है। कर्व हमें कैसा मिल रहा है, कर्व हमें इस तरह का मिल रहा है, अगर अपन कर्व बनाए तो इस तरह का मिल रहा है। तो ये हमारे मध्यवर्ती एलिमेंट्स हो गए, बीच के मिडल के एलिमेंट्स हो गए। तो मिडल के एलिमेंट्स ज़्यादा स्टेबल है, उससे जो लोअर वाले हैं वो भी कम स्टेबल है और उससे हायर वाले जो हैं वो भी कम स्टेबल है। तो जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उनको तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी, उतने ही स्टेबल कम होंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने ग्राफ से एक्सप्लेन किए हैं, जो हमने पूरा ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ा, एग्जाम में उसी तरह से आता है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व प्रति न्यूक्लियन बनाइए और उसके बारे में कुछ बिंदु लिखिए। तो आपको ये ग्राफ बनाना है और ग्राफ से रिलेटेड जो जो ये पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक और चीज हमें इसके अंदर पढ़नी है वो आती है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये सब क्या हैं, आपस में बंधे हुए हैं। तो अगर ये बंधे हुए हैं तो कोई एक बल है जो इनको बांध के रख रहा है, उसी बल को क्या कहा जाता है, नाभिकीय बल कह रहे हैं। क्योंकि हमने कहा कि न्यूक्लियस का जो प्रकृति है, नाभिक की जो प्रकृति है वो आकर्षीय है, अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में, जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, उनके बीच में कोई एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एक आकर्षण बल लग रहा है। वो कौन सा है, नाभिकीय बल है। और नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी न्यूक्लियर फोर्स ही है। आज तक जितने भी फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी फोर्स डिस्कवर किए गए हैं, उसमें से न्यूक्लियर फोर्स ही एक ऐसा फोर्स है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कैसे हैं, एक पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल है, उनको बांध के रख रहा है। तो इसका मतलब जो उनका रिपल्सिव फोर्स आपस में लगना चाहिए उसको भी ओवरकम कर रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स की जो वैल्यू होगी या इसका जो नेचर होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा।
अगर हमसे डेफिनेशन कही जाए कि नाभिकीय बल को डिफाइन करो तो कैसे लिखेंगे? नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसको क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल कहा जाता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आकर्षण की होती है। ठीक है, नाभिकीय बलों के कुछ गुण बताएं तो सबसे प्रबल बल होता है नेचर में एग्जिस्ट करने वाला, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इन बलों की प्रकृति आकर्षण की होती है, अट्रैक्टिव होते हैं। नाभिकीय बलों का परास बहुत ही कम होता है क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास पास होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे, तब तक तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर के बाहर चले जाएंगे तो कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। इसकी परास, इसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इनको लघु परास बल भी कहते हैं। नाभिकीय बल न्यूक्लियनों की चक्रण पर भी निर्भर करते हैं। जो न्यूक्लियॉन्स स्पिन कर रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है दो तरह का मोशन होता है, एक तो ऑर्बिटल मोशन होता है, कक्षीय गति होती है, और एक स्पिन मोशन होता है। तो जो न्यूक्लियस स्पिन कर रहे हैं उस पर भी न्यूक्लियर फोर्स डिफाइन करता है, उस पर भी न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फोर्स पर नाभिकीय बल पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो आपको न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लिखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, शायद नहीं, सही में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन पढ़ा है कहीं? फिशन का मतलब क्या होता है? विखंडन। विखंडन क्या बताता है? विखंडन का मतलब होता है टूटना, किसी एक भारी चीज का दो हल्की चीजों में टूट जाना, स्प्लिट हो जाना, इसको क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। नाभिक में भी इसी तरह से होता है। एक भारी नाभिक है, उसके ऊपर कोई न्यूट्रॉन, कोई फास्ट न्यूट्रॉन, कोई स्लो न्यूट्रॉन आके अटैक करेंगे तो क्या होगा? वो दो हल्के नाभिकों में बट जाएगा और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। डेफिनेशन अगर हमसे पूछी जाए तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी नाभिक, एक हैवी न्यूक्लियस, दो या दो से अधिक हल्के द्रव्यमान वाले नाभिकों में टूटता है, उसको हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इसमें भी बहुत सारी एनर्जी, जनरली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस फॉर्म में, इस रेंज की एनर्जी निकलती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया इसका, ये एक एग्जाम्पल है, यूरेनियम का एक पार्टिकल है, U235 और 92 से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 92, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी 92 है, प्रोटॉन भी 92 है। और 235 उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का सम है, मास नंबर है। अगर इस पर एक न्यूट्रॉन की बौछार की जाए, न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं? 0 and 1 लिखते हैं ना, क्योंकि 0 तो उसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, क्योंकि उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है तो 0 हो गया, और 1 उसका मास नंबर हो गया। तो जब एक यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का अटैक किया जाएगा तो ये यूरेनियम दो हल्के नाभिक बेरिलियम और क्रिप्टॉन में बट जाएगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलेंगे और बहुत सारी ऊर्जा भी निकलेगी। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। अगर आपसे न्यूक्लियर फिशन पूछते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे और ये रिएक्शन तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, इस उदाहरण में ये बताया गया है कि बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कहाँ हुआ? हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब डाला गया था, तो जब वो बॉम्ब डाला गया तो वो विखंडित हो गया, कितनी सारी एनर्जी निकली कि उसका इफेक्ट आज तक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये है एक न्यूक्लियर फिशन की एनर्जी, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिशन की जो पावर होती है वो ये है। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन को हम थोड़ा सा डायग्राम से भी समझते हैं। ये है हमारे पास उसका डायग्राम। ये हमारा एक लार्ज एटम है, ठीक है, बड़ा नाभिक है, भारी नाभिक है। जब इस पर न्यूट्रॉन का अटैक हुआ, कोई हैवी न्यूट्रॉन्स इस पे N01 जब इस पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? दो हल्के एटम बनाएगा, साथ में एनर्जी निकलेगी और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। ठीक है, ये भी 3 वापस से क्या निकल रहे हैं? न्यूट्रॉन ही निकल रहे हैं। ये 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और साथ में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज की एनर्जी निकलेगी।
मान लिया जैसे अपन ने यूरेनियम का एग्जाम्पल लिया, ये यूरेनियम का एटम है, जब ये स्प्लिट होगा तो बेरिलियम और क्रिप्टॉन बना देगा, ठीक है, और साथ में बहुत सारी एनर्जी और 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज करेगा। ये प्रोसेस है हमारा न्यूक्लियर फिशन का, नाभिकीय विखंडन का। नाभिकीय विखंडन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन नाम से ही बता रहा है कि चेन बनती है। अब चेन किसकी बनेगी? विखंडन की चेन बनेगी। कैसे बनेगी? एक हैवी न्यूक्लियस है, उस पे न्यूट्रॉन ने अटैक किया, 2 हल्के न्यूक्लियस बने और 3 न्यूट्रॉन निकले। अब जो ये 3 न्यूट्रॉन निकले हैं ये वापस से 3 हैवी न्यूक्लियस पे अटैक करेंगे और 6 न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। ये 6 न्यूट्रॉन वापस से 3 3 6 3 9 न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। ये न्यूट्रॉन वापस से 9 हैवी न्यूक्लियस पे अटैक करेंगे और इस तरह से ये रिएक्शन चलती जाएगी आगे से आगे, और एनर्जी हर बार मल्टीप्लाई होती जाएगी। पहली बार में कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में एनर्जी निकली, दूसरी बार में 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स की एनर्जी निकलेगी, चौथी बार में, तीसरी बार में 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म के, तो एनर्जी इस तरह से मल्टीप्लाई होती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर इसको हम डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें, एक छोटा सा डायग्राम बना के हम इसको बताते हैं, तो ये देखिए ये इसका डायग्राम है, ये सिंपल सा इसका डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन ने हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम के न्यूक्लियस पे अटैक किया, 2 लाइट न्यूक्लियस बेरॉन और बेरिलियम और क्रिप्टॉन बने और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकले, ये और ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले वापस से 3 हैवी न्यूक्लियस पे अटैक करेंगे और वापस से 3 न्यूट्रॉन निकालेंगे, 3 यहाँ निकलेंगे, 3 यहाँ निकलेंगे। तो एक न्यूट्रॉन ने पहले तो 3 न्यूट्रॉन बनाए और 3 न्यूट्रॉन ने वापस से 9 न्यूट्रॉन बनाए और इस तरह से ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जितने ज़्यादा विखंडन होता जाएगा उतनी ही एनर्जी भी इसके अंदर मल्टीप्लाइड होती जाएगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहा जाता है। एनर्जी की इस तरह से एक चेन बनती है, विखंडन की एक चेन बन जाती है, ठीक है। इसका अपोजिट उल्टा भी हो सकता है। अभी तक तो हमने क्या कहा? एक हैवी न्यूक्लियस 2 लाइट न्यूक्लियस में स्प्लिट हो रहा है। अब हम उल्टा भी कर सकते हैं, 2 लाइट न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बना दें, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूज हो गए, जुड़ गए, तो इसको हम क्या कहते हैं? नाभिकीय फ्यूजन कह रहे हैं। ये रिएक्शन कहाँ होती है? सन में होती है। इस केस में भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है। 2 लाइट न्यूक्लियस जुड़ेंगे, हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे और साथ में बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज करेंगे। तो सन में इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल मिलियंस ऑफ फ्यूजन होते हैं, जिस कारण से वहां पे कितनी सारी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो क्या लिखना है अपन को? जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कह रहे हैं। इस अवस्था में भी बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, तारों के भीतर और सूर्य के भीतर इसी तरह की अभिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, ये एक हाइड्रोजन एटम है H12, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ड्यूटोरियम कह रहे हैं। दूसरा एक और ड्यूटोरियम है, दोनों जुड़े और एक क्या बन गया? ट्राइटोरियम बन गया, साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से, जिस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियर फिशन में एनर्जी निकलती है, उसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एनर्जी निकलती है। अब एक चीज हमें समझनी है, जो अभी हमने फिशन और फ्यूजन को पढ़ा, अगर अपन इसको बाइंडिंग एनर्जी कर्व से थोड़ा कंपेयर करते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जो हैवी न्यूक्लियस है, अगर हमें फिशन करवाना है तो जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में 56 के बाद वाले एलिमेंट्स है वो सारे फिशन करेंगे, क्योंकि बाइंडिंग फिशन तभी होगा, विखंडन तभी होगा जब उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तभी तो वो टूट पाएंगे, ज़्यादा होगी तो वो टूट ही नहीं पाएंगे ना, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी। हमने ये पढ़ा कि 56 से जो मिडल के एलिमेंट्स हैं उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कम स्टेबल होते हैं, और कम स्टेबल होंगे तो उनमें फिशन आराम से हो जाएगा। तो जो 56 के बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो फिशन बताते हैं और 56 से कम वाले जो एलिमेंट हैं वो फ्यूजन बताते हैं। तो देखिए अपन ने एग्जाम्पल किसका दिया था? फिशन में यूरेनियम का दिया था, जो इसका कितना था? 232 था।
फ्यूजन में हमने किसका एग्जाम्पल दिया, हाइड्रोजन का दिया, जो कहाँ था हमारा, लेफ्ट साइड में था, 56 से कम था। तो जो 56 से कम वाले एलिमेंट्स हैं वो फ्यूजन बताते हैं, और 56 से ज़्यादा वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिशन बताते हैं। तो एक ये चीज़ भी हम हमारे बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ऐड कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमें ये चीज़ भी पता चल रही है कि मिडल वाले एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं, उससे हायर वाले एलिमेंट्स फिशन करते हैं, विखंडन करते हैं, और इसे लोअर वाले एलिमेंट्स फ्यूजन करते हैं, संलयन करते हैं। ठीक है, जो हमने ये विखंडन की प्रक्रिया पढ़ी, श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ी, इसका यूज क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज है। एग्जाम में ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, सेक्शन सी में पूछा जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर काम करता है। इसमें नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को काम में लिया जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर का पर्पस क्या है? बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना, ताकि उससे और भी दूसरे जो एपरेटस है या दूसरे डिवाइसेस हैं उनको एनर्जी दी सके। तो एक तरह से एनर्जी जनरेट करने वाला डिवाइस है, लेकिन किस प्रोसेस को यूज लेके? न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को काम में लेके, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को यूज लेके। पहले हम इसकी संरचना को समझते हैं और फिर इसके बाद हम इसकी कार्यप्रणाली समझेंगे। तो इसकी संरचना में कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये एक सिंपल बॉक्स होता है जिसके अंदर फ्यूल भरा हुआ होता है। ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसके चारों तरफ कंक्रीट लगा दी जाती है। कंक्रीट इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इसके अंदर कुछ रेज निकलती है, हार्मफुल रेज निकलती है। तो जो उस में काम कर रहे हैं, उस रिएक्टर में, उस जगह पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको कोई हार्म नहीं हो, इसलिए इसके चारों तरफ एक कंक्रीट की शील्ड बना दी जाती है। जिसका हमें फिशन करना है उसको यहाँ पे रखा जाता है, इस जगह पर। जो हमें जिसका हमें वो करना है, फिशन करना है, जैसे यूरेनियम का पार्टिकल का अगर हमें फिशन करना है, तो ये जो ब्लैक कलर की रॉड्स दिख रही हैं, ये रॉड्स हमारी क्या है? फ्यूल रॉड्स है, मतलब यूरेनियम की बनी हुई रॉड्स है। जिससे यूरेनियम निकलता रहेगा, वो विखंडित होता रहेगा, एनर्जी जनरेट करता रहेगा, और वो आगे से आगे सप्लाई होती रहेगी। लेकिन हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर रिएक्शन में चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, एक कंट्रोल्ड होती है, नियंत्रित होती है, और एक अनियंत्रित होती है। अगर ये अनियंत्रित रूप से कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो वो डिजास्टर का काम करेगी, कोई ना कोई हार्म करेगी। और अगर ये कंट्रोल्ड वे में होगी तो हम इस तरह से हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में या और किसी भी डिवाइस में इसको यूज ले सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो रही है उसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। हमने कहा फिशन तब होगा जब फास्ट न्यूट्रॉन किसी नाभिक पे आके टकराएगा। तो पहली कंडीशन है कि न्यूट्रॉन्स कैसे होने चाहिए? फास्ट होने चाहिए। अगर हम न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम कर देंगे तो वो फिशन कर ही नहीं पाएंगे। कम स्पीड के, जब थोड़ी सी कम, जो एक फिक्स क्राइटेरिया है फिशन का, अगर उससे कम स्पीड के न्यूट्रॉन टकराएंगे तो फिशन नहीं कर पाएंगे। तो हम एक काम कर सकते हैं कि उन न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम कर दें। दूसरा काम, क्योंकि इतने सारे न्यूट्रॉन्स उत्पन्न हो जाते हैं, पहली बार फिशन हुआ 3 बने, दूसरी बार फिशन हुआ 9 बने, तीसरी बार फिशन होगा और ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या को ही कंट्रोल कर लेंगे, न्यूट्रॉनों को कम कर देंगे, तो अपने आप फिशन रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगी। अगर वो कंट्रोल्ड वे में होगी तो वो हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड होगी तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि हमें उसको एज अ वरदान की तरह काम में लेना है, इस एनर्जी को आगे यूज करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल्ड वे में यूज करने के दो तरीके बताए। पहला, न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम कर दे, तो उसके लिए मॉडरेटर्स काम में लिए जाते हैं। ये जो बीच में पिंक कलर के दिख रहे हैं ना, ये मॉडरेटर्स हैं। मॉडरेटर्स मतलब मंदक, जो न्यूट्रॉनों की स्पीड को स्लो करने का काम करते हैं। दूसरा, हमें न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये कंट्रोल रोड्स काम में लिए, नियंत्रक छड़े काम में लिए। ये उन न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उससे न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। तो एक कंट्रोल्ड वे में यहाँ पे विखंडन होगा, फिशन होगा। इस फिशन के कारण एनर्जी बनेगी, बहुत सारी हीट जनरेट होगी, तो वहाँ पे बहुत गर्मी हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। तो उस टेम्परेचर को
कम करने के लिए यहाँ पे कूलेंट्स लगाए जाते हैं। एनर्जी यहाँ से निकल के यहाँ सप्लाई करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होने के कारण इसके यहाँ पे कूलेंट लगाया जाता है, ताकि आसपास के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ गया है, जो ताप बढ़ गया है, उसको कंट्रोल किया जा सके। और फिर उसको स्टीम फॉर्म में जिस भी डिवाइस को देना है, जिस भी जनरेटर को चलाने के लिए देना है, उसको सप्लाई कर दी जाती है। तो मैंने साथ साथ आपको वर्किंग भी बता दी कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क कैसे करता है। ठीक है, हम इसकी संरचना को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो इसमें बता दिया है, लेकिन लिखना कैसे है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में तो लिख के आना पड़ेगा ना, सिर्फ डायग्राम बनाने से काम नहीं चलेगा, वहाँ लिखना भी पड़ेगा आपको। तो लिखना हमें क्या है वो देख लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर की जो संरचना है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। पहला है ईंधन या विखंडनीय पदार्थ। कौन सा काम में लेते हैं जनरली? यूरेनियम का, क्योंकि जितना हैवी न्यूक्लियस काम में लेंगे उसका विखंडन उतना ही आसानी से होगा। तो जनरली जो ईंधन की तरह काम में लिया जाता है, फ्यूल की तरह काम में लिया जाता है, वो या तो यूरेनियम लिया जाता है या प्लूटोनियम को लिया जाता है। ठीक है। मंदक, क्योंकि हमें न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम करना है ताकि वो कंट्रोल्ड वे में चले, तो जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन हैं उनकी वेग को, उनकी स्पीड को मंदित करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए मंदक काम में लिए जाते हैं। मंदक के लिए हम क्या काम में ले सकते हैं? या तो हैवी वाटर, भारी जल, ग्रेफाइट, द्रव हीलियम, बेरिलियम, इन सब को यूज ले सकते हैं, ताकि ये सब क्या करेंगे? न्यूट्रॉनों की स्पीड को स्लो कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है। जनरली जो काम में लिया जाता है वो या तो हैवी वाटर काम में लिया जाता है या ग्रेफाइट काम में लिया जाता है। जो डायग्राम था उसमें हमने पिंक कलर की कुछ रॉड्स बनाई हैं, वो या तो ग्रेफाइट की होती है या फिर वो लिक्विड फॉर्म में काम में ली जाती है जो हैवी वाटर की होती है। ठीक है। फिर आती है नियंत्रक छड़ें, कंट्रोल रॉड्स, जो क्या करेगी? न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल, न्यूट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करेगी। तो ये क्या करते हैं? न्यूट्रॉनों के को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसका अवशोषण कर लेती है, जिस कारण से न्यूट्रॉनों की संख्या कंट्रोल रहती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कंट्रोल रहेगी तो फिशन भी कंट्रोल्ड वे में रहेगा। इसके लिए क्या काम में लिया जाता है? इसके लिए जनरली कैडमियम की रॉड्स को काम में लिया जाता है, जो न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। जो हमने ऊपर 3 ब्लैक कलर की रॉड्स बना रखी है वो कैडमियम की रॉड्स होती है, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। फिर इसके बाद शीतलक द्रव काम में लिया जाता है, कूलेंट लिक्विड काम में लिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा ताप उत्पन्न हो जाता है। जनरली अपन हाथ को भी ऐसे रगड़ते तो कितनी हीट जनरेट हो जाती है, वहाँ पे तो इतने हैवी न्यूक्लियस को तोड़ना है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस को तोड़ना मतलब उसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको रिलीज करना। न्यूक्लियस टूटेगा तो जिस कारण से, जिस बंधन ऊर्जा से वो न्यूक्लियस बंधा हुआ है वो रिलीज हो जाएगी, वो निकलेगी, तो बहुत ज़्यादा ताप उत्पन्न हो जाएगा। तो वहाँ पे ताप को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए, ऊष्मा को कम करने के लिए शीतलक द्रव को काम में लिया जाता है, जो कूलेंट लिक्विड है उसको काम में लिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पदार्थ की विशेष ऊष्मा। जो हमने शीतलक द्रव काम में लिया है, जो हमारा कूलेंट लिक्विड है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक होनी चाहिए, न्यूट्रॉनों का अवशोषण ना करे। जो हमारा लिक्विड है ये सिर्फ टेम्परेचर को कम करेगा, न्यूट्रॉनों का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। शीतलक पदार्थ के रूप में क्या क्या काम में ले सकते हैं? वाटर ले सकते हैं, आइस ले सकते हैं, कोल्ड आइस, ड्राई आइस जिसको कहा जाता है वो ले सकते हैं, N2 ले सकते हैं, इन सबको यूज ले सकते हैं। लास्ट में आ जाता है परिरक्षक, बाउंड्री, एक सेफ्टी बाउंड्री, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस भी निकलते हैं। वो हार्मफुल रेडिएशन वहाँ काम करने वाले लोगों पर या आसपास के रीजन में कोई हार्मफुल इफेक्ट न डाले, इसलिए वहाँ पे पूरी कंक्रीट की, पूरी सीमेंट की एक बाउंड्री बनाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? परिरक्षक कहा जाता है। परमाणु भट्टी में हानिकारक विकिरणें उत्पन्न होती हैं जो जीवधारियों पर घातक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए उसके चारों तरफ कंक्रीट की, सीमेंट की एक दीवार बना दी जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? परिरक्षक कहा जाता है। समझ में आया? ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
न्यूक्लियर रिएक्टर का संरचना समझाइए और उसकी कार्यप्रणाली समझाइए। तो हमें ये पूरी इसकी संरचना लिख के आनी है, फिर हमें इसकी कार्यप्रणाली समझानी है कि किस तरह से काम करता है। तो ये इसकी कार्यप्रणाली हो जाएगी कि किस तरह से काम करेगा। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया था ये, फिर भी लिखना कैसे है वो हम समझ लेते हैं। परमाणु भट्टी में श्रृंखला अभिक्रिया शुरू करने के लिए नियंत्रक छड़ों को बाहर से खींचा जाता है। जो कैडमियम रॉड्स है उनको पहले खींच लेंगे, क्योंकि पहले से अगर कैडमियम रॉड्स रहेंगी तो वो क्या करेगी, न्यूट्रॉन जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। हमें एक बार तो शुरू करनी है ना, शुरू करने के बाद जो न्यूट्रॉन्स बनेंगे उनको एब्जॉर्ब करना है। तो एक बार की वो जो नियंत्रक छड़ हैं उनको कैडमियम रॉड से उनको खींच लिया जाता है, जिससे कि न्यूट्रॉन के अटैक से जो हमारा यूरेनियम पार्टिकल था वो विखंडन प्रारंभ कर देगा। एक बार विखंडन शुरू करेगा, तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे हमारी जो नियंत्रक छड़ें हैं, हमारी जो कैडमियम रॉड्स है, उनको नीचे डालेंगे, ताकि जो अनकंट्रोल्ड न्यूट्रॉन डेवलप हो गए उनको वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। साथ में जो हमने इसके अंदर मंदक डाला हुआ है, हमने जो ग्रेफाइट की रॉड्स डाली हुई है, वो इसकी स्पीड को भी स्लो डाउन कर देगी। अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, पदार्थ का विखंडन शुरू हो जाएगा। उसके बाद ऊष्मा उत्पन्न होगी और इस ऊष्मा को टरबाइन को दे दिया जाता है। टरबाइन क्या होता है, जो एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में चेंज करता है। किस तरह की एनर्जी को, ये न्यूक्लियर एनर्जी है, एक तरह से हीट की फॉर्म में निकल रही है, ऊष्मा ऊर्जा है। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, उसको क्या कहते हैं, टरबाइन कहते हैं। तो जिस भी जनरेटर को चलाना है, जिस भी हमारे जनरेटर को या जिस भी डिवाइस को हमें ऑपरेट करना है, उसको ये एनर्जी दे दी जाती है और एक बार का प्रोसेस शुरू हो जाता है और हमारी एनर्जी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा डिटेल में आपको विथ नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर कुछ डाउट लगे आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगी। ठीक है बच्चों, बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ वीडियो पर। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऑफलाइन भी हमसे पढ़ना चाहे तो हम उसकी भी सुविधा आपको दे सकते हैं। इस वीडियो के नीचे बार चल रहा है, उस पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन क्लास के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आने वाले बैचेस के लिए जो नए बैचेस बनने वाले हैं उनके रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। आपके कोई फ्रेंड्स, आपके कोई मिलने वाले अगर फिज़िक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके हेल्प से हम उनके फ़िज़िक्स के जो डाउट्स हैं, फ़िज़िक्स को लेके जो फ़ियर है वो हटा सकें। तो बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और जगते रहिए, फ़ोन को दूर रख दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।